जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आईटीबीपी द्वारा आयोजित होने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम बिना समय व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह किन राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? नीलगिरी जो है सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह किन तीन राज्यों के त्रिसीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ऑप्शन बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन बी उत्तरी यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी असम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो आप लोग को बताना है नीलगिरी जो है एक सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। वह किन राज्यों की त्रिसीमा पर, मतलब कौन से राज्य है जिसके तीन सीमा से लगा हुआ है, और वो तीन राज्य कौन सा है जिसके सीमा से लगा हुआ नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है ना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की त्रिसीमा पर स्थित है। कौन सा? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीतक निर्देशक थे? निम्न में से कौन रॉक एंड रोल, एक रॉक एंड रोल हिंदी धुन है, उसको जो है पहले संगीत, उसको लाने वाला जो है पहले संगीत निर्देशक कौन थे? ऑप्शन ए राहुल देव बर्मन। ऑप्शन बी हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन सी रविशंकर। ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो आप लोग को बताना है रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीतक निर्देशक, संगीत के निर्देशक जो थे वो कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पहले संगीत निर्देशक कौन थे? तो राहुल देव वर्मन थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। रॉक एंड रोल जो है ना, उसको हिंदी धुनों में लाने वाला जो पहले संगीत कौन था, संगीत निर्देशक? तो राहुल देव वर्मन था। अगला प्रश्न है, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए लाल। ऑप्शन बी सफेद। ऑप्शन सी गुलाबी। ऑप्शन डी नीला। आप लोगों को बताना है कि ये जो रंग दिया गया है इसमें कौन सा रंग जो है वो जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है। तो जूडो ग्रेड से गुलाबी रंग संबंधित नहीं है। कौन सा? गुलाबी रंग संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। जूडो ग्रेड से गुलाबी संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? आप लोगों को बताना है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक है शोभना नारायण, वो किस भारतीय शैली के नृत्य शैली, शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मणिपुरी। ऑप्शन बी कथक। ऑप्शन सी भारतनाट्यम। ऑप्शन डी ओडिसी। तो आपको बताना है कि शोभना नारायण जो है, जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी है, वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? शोभना नारायण का संबंध जो है ना वो भारतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। कहां? तो भारतनाट्यम। शोभना नारायण जो है वो एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ये शास्त्रीय नृत्य शैली का जो है वो है, और वो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो वो भारतनाट्यम से संबंधित हैं। अब आप लोग को बताना है कि भारतनाट्यम किस राज्य में, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? आप लोग को ये कमेंट्स करके बताना है कि भारतनाट्यम का संबंध जो है वो किस राज्य से है। अगला प्रश्न है, अभिनय कला से संबंधित
प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र, क्या चीज, अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है आप लोग को ये बताना है। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी अगस्त्य। तो आप लोग को बताना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक जो है वो कौन है, या नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। तो नाट्य शास्त्र को भरत मुनि के द्वारा, किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के संकलनकर्ता कौन है, तो भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जून 2024 में किसे जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी जुएल उरांव, क्या होगा, जुएल उरांव, जुएल उरांव, ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। तो आप लोग को बताना है कि जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में जुएल उरांव को, किसको, जुएल उरांव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में जुएल उरांव को, किसको, जुएल उरांव को नियुक्त किया गया है। बसंत त्योहार अली ए लिंगाग, क्या बसंत त्योहार है अली एक लिंगाग, किस भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? बसंत का एक त्योहार है अली ए लिंगाग। आप लोगों को बताना है कि वो किस भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा, अली ए लिंगाग जो है वो किस भारतीय राज्य में फागुन के पहले मनाया जाता है? तो अली ए लिंगाग जो है ना वो असम राज्य में, कहां पे, असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। अली ए लिंगाग जो है वो भारतीय असम में फागुन के पहले बुधवार को, कहां पे, असम राज्य में फागुन के पहले बुधवार को मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, तो अली ए लिंगाग। अगला प्रश्न है, वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी डिमेटियस, ऑप्शन सी रुद्रदमन, ऑप्शन डी रुद्रभूति। तो आप लोग को बताना है कि शक संवत का वह शक शासक, कौन सा शक शासक था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए कौन सा, तो रुद्रदमन। कौन, रुद्रदमन। ऑप्शन नंबर सी एक शक शासक था, रुद्रदमन एक शक शासक था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था और आत्मनिर्भरता के साथ साथ क्या, स्थिरता के साथ वृद्धि करना भी था। ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी सातवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, किसका, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था और इसके साथ साथ क्या था, स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था और आत्मनिर्भरता के साथ साथ क्या था, स्थिरता के साथ वृद्धि करना भी था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं?
ऑप्शन ए नायाब सिंह सैनी, ऑप्शन बी भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन सी एम के स्टालिन, ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। आप लोगों को बताना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार कौन है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन, तो एम के स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो एम के स्टालिन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0, निम्न में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया है। मतलब फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को कौन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन से आदमी हैं जो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का जो कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया है। तो अनुराग ठाकुर लॉन्च किया है। कौन किया है, अनुराग ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। अनुराग ठाकुर जो है वो क्या है, फिट इंडिया फ्रीडम रन का जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी लोक प्रशासन, ऑप्शन सी विद्युत आपूर्ति सेवाएं, ऑप्शन डी वानिकी। आप लोगों को बताना है कि कौन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से कौन है, लोक प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन। इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या चीज, लोक प्रशासन को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या चीज, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। किसको, लोक प्रशासन को। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। कौन है, लोक प्रशासन। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना वो 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित है। पहला हो जाएगा प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा क्या है, तृतीयक। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो 3 भागों में विभाजित है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो लोक प्रशासन जो है ना वो तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र हो गया, हॉस्पिटलिटी हो गया, उसके बाद में टूरिज्म हो गया, ये सब क्या है, तो ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जो है वो संपत्ति का अधिकार जो था एक वो मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ऑप्शन ए 52वें संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संशोधन, ऑप्शन डी 61वें संशोधन। तो क्या हो जाएगा, 44वें संशोधन के तहत, किसके तहत, 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेही, द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। द्विवेही जो है वो भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। आप लोग को बताना है कि द्विवेही जो है वो भारत के किस पड़ोसी राज्य की क्या है, राजभाषा है। तो द्विवेही कहाँ का, मालदीव की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है, मालदीव। द्विवेही कहाँ की राजभाषा है, तो मालदीव की राजभाषा है, जो भारत का एक पड़ोसी राज्य है। निम्न में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए विधायी शक्ति, ऑप्शन बी कार्यपालक शक्ति, ऑप्शन सी अनिवार्य शक्ति, ऑप्शन डी विवेकाधिकार।
तो आप लोग को बताना है कि कौन सा इस चारों शक्ति में से कौन सा शक्ति जो है वो किसी भारत के किसी भी राज्यपाल के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा इसका? अनिवार्य शक्ति। क्या है? अनिवार्य शक्ति के नाम से कोई शक्ति ही नहीं है। तो अनिवार्य शक्ति जो है ना वो भारत के राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1946। तो आप लोग को बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार, कौन सा? नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? मतलब आप लोगों को बताना है कि सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए एक नंदी पुरस्कार दिया जाता है, वो हर वर्ष किस राज्य में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो नंदी पुरस्कार का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कहां पे? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए एक नंदी पुरस्कार, जो हर साल एक नंदी पुरस्कार दिया जाता है, और उसका संबंध किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी पीटी उषा। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। नीरज चोपड़ा जो है ना वो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और नीरज चोपड़ा अभी भाला फेंक में और जो ओलंपिक में जो है एथलेटिक्स के क्षेत्र में, या ट्रैक, उसको हम लोग कह सकते हैं ट्रैक एंड फील्ड, एथलेटिक्स के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीतने वाले भी पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? पश्चिम बंगाल का वह कौन सा त्योहार है जिसको यूनेस्को, कहां पे? यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है। ऑप्शन ए पोइला बैसाख, ऑप्शन बी दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी पौष संक्रांति, ऑप्शन डी जमाई षष्ठी। तो आप लोग को बताना है कि पश्चिम बंगाल का वह कौन सा त्योहार है जिसको यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। किसको? दुर्गा पूजा को। ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग को बताना है कि दुर्गा पूजा को कब शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा को यूनेस्को के विश्व विरासत में जगह में सूची में कब शामिल किया गया है, ये आप लोग को कमेंट्स करके बताना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए एच.डी. कुमारस्वामी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो आप लोग को ये बताना है कि सितंबर 2024 तक जो जानकारी है उसके अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा।
साथियों, बहुत सारे साथियों का जवाब सवाल है कि हम ऑनलाइन मेगा टेस्ट, आईटीबीपी मेगा टेस्ट कहाँ पे दें। तो आप लोगों को फ्यूचर वॉरियर प्ले स्टोर पे जाना है, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को डाउनलोड करना है। आप जैसे ही फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को डाउनलोड करेंगे, आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ऐसा 3 डॉट, लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो ऐसा 3 लाइन दिया हुआ दिखेगा। आप इस लाइन को क्लिक करेंगे और इस लाइन को क्लिक करने के बाद आपको फ्री टेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा या फ्री मटेरियल का, वहां पे आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे लिखा होगा फ्री टेस्ट लिखा होगा। उस फ्री टेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप लोग को आईटीबीपी मेगा टेस्ट सेट 4, अभी तक सेट 4 तक हो चुका है।